8 महीने की भारी प्रेगनेंसी में जब मैं लग्जरी बेबी बुटीक गई, वहाँ मेरा अरबपति एक्स पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। रॉयल कैडल के दरवाजे आम दरवाज़ों की तरह नहीं खुलते थे। वे दिल्ली के सबसे महंगे इलाके की सुनहरी रोशनी के नीचे बिना किसी शोर के धीरे-धीरे सरकते थे। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी मखमली हवा ने मुझे घेर लिया। चंदन की लकड़ी, इतालवी चमड़े और ताजे लिली के फूलों की खुशबू। यह वही खुशबू थी जिसे मैंने उन गलियारों में पहचाना सीखा था, जहां भारत के सबसे शक्तिशाली खानदान अपने वारिसों के भविष्य की नींव रखते थे। सत्ता की अपनी एक महक होती है और खतरे की भी। मैंने एक हाथ अपनी पसलियों के नीचे रखा और दूसरे में अपने हैंडबैग को मजबूती से थाम लिया। 8 महीने की गर्भावस्था के साथ हर कदम में मेरे शरीर और मेरे भीतर पल रही इस नन्ही जान के बीच एक समझौता बन गया था। मैंने एक ढीला काला कश्मीरी कोट पहना था, जिसे मैंने खास तौर पर इसलिए चुना था ताकि मेरा उभरता हुआ पेट पहली नज़र में किसी को दिखाई ना दे। लेकिन इस दुनिया में जहाँ लोग नस्ल और वारिसों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, कोई भी कपड़ा सच नहीं छुपा सकता था। 7 महीनों से मैं गुमनामी की ज़िंदगी जी रही थी, बनारस की एक पुरानी हवेली के पीछे वाले छोटे कमरे में, जहाँ रात का सबसे बड़ा शोर गंगा की लहरें थी और सबसे बड़ा खतरा पड़ोस की काकी का जबरदस्ती खिलाया गया घी का लड्डू था। मैं हर चीज़ का भुगतान नकद में करती थी। डॉक्टर के पास मेरा नाम अंजलि दर्ज था और मैं अपनी सुरक्षा के लिए केवल भगवान पर भरोसा करती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि आर्यन वर्धन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए किसी भी दरवाजे को तोड़ना मामूली बात थी। सुरक्षा आर्यन जैसे मर्द जिसे सुरक्षा कहते हैं, वह असल में कब्जा था, और आर्यन ने हमेशा उस हर चीज़ पर कब्जा किया था जिसे उसने चाहा था। मैं धीरे धीरे पालनों के सेक्शन की ओर बढ़ी। शांति ही मेरा सबसे बड़ा हथियार थी। मैंने यह आर्यन के साथ रहकर सीखा था। वर्धन साम्राज्य का वह वारिस जो सिर्फ अपने दस्ताने उतार कर पूरे कमरे को खामोश कर सकता था, वह आदमी जिसने मुझे आई लव यू कहा था और उसके कुछ ही पलों बाद एक व्यापारिक दुश्मन को रास्ते से हटाने का इशारा कर दिया था, और फिर भी मैंने उससे सच्चा प्यार किया था। खुद को माफ न कर पाना ही मेरे जीवन का सबसे कठिन हिस्सा था। मेरी उंगलियां एक सफ़ेद लकड़ी के पालने पर रुकी, जो दिखने में जितना कोमल था, अंदर से उतना ही मजबूत। तभी शोरूम के दूसरी तरफ से एक भारी और जानी पहचानी हंसी गूंजी। वह तेज नहीं थी, उसे तेज होने की जरूरत भी नहीं थी। मेरा शरीर उस दिमाग से पहले पहचान गया, आर्यन वर्धन। एक पल के लिए मैं पत्थर बन गई। मेरा हाथ पालने पर ही जम गया और मेरे भीतर मेरी बेटी ने एक करवट ली, जैसे उसे भी अपने अतीत के आने का एहसास हो गया था। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया। आर्यन इतालवी फर्नीचर के पास खड़ा था। उसका काला ओवरकोट उसे दुनिया के बाकी मर्दों से अलग और मुकम्मल बना रहा था। वह नहीं बदला था। वही सलीके के पीछे की तरफ सेट किए हुए काले बाल, वही चौड़े कंधे जैसे पूरी दुनिया को रास्ता देने के लिए मजबूर कर रहे हों, और वह चेहरा राजस्थान के पुराने राजघरानों जैसे नशीली और खतरनाक खूबसूरती, जो लोगों को क्रूरता और शिष्टता के बीच भ्रमित कर देती थी। लेकिन वह अकेला नहीं था। सनाया खुर्राना उसके हाथ में हाथ डाले खड़ी थी। सनाया किसी आदमी के पास सिर्फ खड़ी नहीं होती है, वह उस पर अपनी मिल्कियत की मुहर लगा देती है। उसके मोतियों के झुमके, क्रीम रंग का कोट और वह बनावटी मुस्कान सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर उसकी जीत की कहानी कह रहे थे। तलाक के बाद अखबारों में चर्चा थी कि सनाया सालों से मेरी जगह लेने का इंतजार कर रही थी। अब मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसने आखिरकार जंग जीत ली हो। अरे वाह, कितनी बड़ी हैरानी की बात है, उसने बड़े ही मीठे स्वर में कहा, जिसमें जहर घुला था। आर्यन ने मेरी ओर देखा। शुरू में उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, फिर उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी, उसकी जबड़े की मांसपेशियां तन गई और फिर उसकी निगाहें धीरे धीरे मेरे पेट की ओर नीचे उतरी। मैंने देखा कि किस पल उसे समझ आया कि मैं उस कोट के नीचे क्या छुपा रही हूँ।
कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। हमारी दुनिया में सन्नाटा कभी खाली नहीं होता था। वह हिसाब किताब, धमकियां और संभावनाओं से भरा होता था। एक छुपा हुआ गर्भ सिर्फ एक निजी बात नहीं थी, यह सबूत था, यह सत्ता थी और यह एक युद्ध की शुरुआत थी। मैंने अनजाने में अपना कोट थोड़ा सा और समेट लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन मेरी ओर एक कदम बढ़ा। मीरा, उसने मेरा नाम ऐसे लिया जैसे वह अंधेरे में फुसफुसाता था। वही नाम जो उसने शादी के मंडप पर लिया था, जब बाहर हथियारबंद लोग पहरा दे रहे थे। मैंने सीधी उसकी आंखों में देखा। आर्यन। सनाया की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम तो बिल्कुल बदल गई हो मीरा, ये क्या हालत बना ली है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें मेरे पेट पर ही टिकी थी। फिर उसने बहुत ही क्रूर लहजे में पूछा, 8 महीने? या होने ही वाला है? पूरे शोरूम में सन्नाटा छा गया। कर्मचारी कपड़े ठीक करने का नाटक करने लगे। आर्यन अभी भी मेरे पेट को ऐसे देख रहा था जैसे उसकी जमीन खिसक गई हो। यह तुम्हारा मसला नहीं है, मैंने आखिरकार कहा। सनाया ने एक छोटी सी हंसी हंसी। बिल्कुल है डार्लिंग, आखिर तुम आर्यन की पत्नी जो रही थी। आर्यन ने एक और कदम मेरी ओर बढ़ाया। मीरा, कितने समय से? उसकी आवाज में मैंने पहली बार कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं था। डर। आर्यन वर्धन जज, पुलिस और अखबार खरीद सकता था, लेकिन वह उस औलाद को काबू नहीं कर सकता था जिसके बारे में उसे कुछ पता ही न हो। 7 महीने से गायब थी, मैंने जवाब दिया। तुम्हारे सवाल का जवाब इसी में है। सनाया ने अपने हाथ बांध लिए और कंधे उचकाते हुए बोली, कितना सुविधाजनक है ना? तलाक के ठीक बाद गायब हो जाना और तब वापस आना जब आर्यन मेरे साथ अपनी सगाई का ऐलान करने वाला है। मैं जानती थी वह क्या करने की कोशिश कर रही है। इन बड़े परिवारों में बिना सबूत के गर्भवती महिला की तुरंत एक अवसरवादी मान लिया जाता है, लेकिन आर्यन की नजरें मुझसे हट ही नहीं रही थी और यह बात सनाया को पागल कर रही थी। आर्यन, सनाया ने एक तनावपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम सच में इसे ड्रामे की सीरियसली लेने वाले हो? उसने उसे देखा तक नहीं। उसने बस धीमी आवाज में मुझसे पूछा, क्या यह मेरा है? उस सवाल ने मेरे सीने को चीर दिया, क्योंकि उस गुस्से और डर के नीचे मुझे वह आदमी याद आया जो रातों को मुझे ऐसे गले लगाता था जैसे पूरी दुनिया मुझे उससे छीन लेना चाहती हो। वह आदमी जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता था, सिवाय अपनी विरासत के अंधेरे को छोड़ने के। मेरा सन्नाटा बहुत लंबा हो गया। आर्यन को मेरा जवाब मेरी खामोशी में मिल गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसे कोई अदृश्य चोट लगी हो। तभी सनाया ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने हाथ बढ़ाया और मेरे पेट को छुआ। ममता से नहीं, बल्कि नफरत से, जैसे वह किसी नकली सामान की जांच कर रही हो। पता है मुझे क्या लगता है? वह फुसफुसाई। मुझे लगता है कि तुम्हें पैसे की जरूरत थी। आर्यन ने सनाया की कलाई को इतनी तेजी से पकड़ा और आसपास के लोग चौंक गए। शोरूम में सन्नाटा और गहरा हो गया। दोबारा इसे छूने की हिम्मत मत करना, उसने कहा। आवाज धीमी थी लेकिन घातक। सनाया की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, मैंने कहा, इसे मत छूना। सनाया को पहली बार एहसास हुआ कि आर्यन अब शक नहीं कर रहा था। उसने फैसला कर लिया था और इसका मतलब था कि बच्चा उसका था। मैंने पीछे की ओर एक कदम हटाया। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए आर्यन। उसकी नजरें तुरंत मेरे चेहरे पर आ गई। तुम कहाँ थी? तुम्हारे परिवार से दूर। मीरा, तुम्हारी माँ चाहती थी कि मैं गायब हो जाऊं। यह सुनकर आर्यन बिल्कुल स्थिर हो गया और मुझे समझ आ गया कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि तलाक के 3 हफ्ते बाद राजमाता राजेश्वरी वर्धन खुद मुझसे मिलने आई थी। मुझे आज भी वह पल याद था। उन्होंने टेबल पर एक लिफाफा खिसकाया था, पासपोर्ट, पैसे और नए दस्तावेज। इस खानदान के मर्द बिना तबाह किए प्यार करना नहीं जानते। उन्होंने कहा था, अगर यह बच्चा पैदा हुआ तो तुम कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाओगी, गायब हो जाओ। इससे पहले कि आर्यन को पता चले और मैं भाग गई, क्योंकि मैं डरी हुई थी, क्योंकि मैंने आर्यन की दुनिया को वही क्रूरता देखी थी जो एक माँ
कभी अपने बच्चों के लिए नहीं चाहेगी। आर्यन ने धीरे धीरे कड़ियाँ जोड़नी शुरू करी। उसकी माँ का बिहार, तलाक की जल्दबाजी, मेरी तलाश में उनकी नाकामी। तभी आर्यन का फ़ोन बजा। उसने मेरी नज़रें छोड़े बिना फ़ोन उठाया। क्या? उसने कुछ सेकंड सुना और फिर उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। यह किसने किया? मेरे पेट में से एक अजीब सी अट्ठन हुई। मैं उस लहजे को जानती थी। किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आर्यन ने फ़ोन काटा और बहुत धीरे से बोला, मेरी माँ ने खुर्राना परिवार के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। सनाया के चेहरे से खून उड़ गया। क्या? क्यों? और उन्होंने तुम्हारे पिता के साथ होने वाली करोड़ों की डील भी कैंसिल कर दी है। सनाया ने कांपते हाथों से अपना फ़ोन निकाला। उसने एक के बाद एक मैसेज पढ़े। उसकी सांसें तेज होने लगी और अचानक उसने मेरी ओर देखा। नहीं, मेरे पेट की ओर। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह पीछे हटने लगी। आर्यन ने उसके हाथ से फ़ोन झपट लिया। उसने स्क्रीन पर कुछ देखा और उसका पूरा वजूद हिल गया। मैंने पहली बार वर्धन साम्राज्य के वारिस को पूरी तरह आपा खोते देखा। यह सब क्या बकवास है? आर्यन की आवाज़ गूंजी। सनाया फूट फूट कर रोने लगी। मुझे नहीं पता था, कसम से मुझे नहीं पता था। आर्यन ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वह कोई कीड़ा हो और फिर उसने वह सच बोला जिसने उस पूरी हवेली जैसी दुकान को शमशान बना दिया। सनाया, हम दोनों एक ही बाप की औलाद हैं। पूरे शोरूम में जैसे बिजली गिर गई। सनाया की चीख हवा में तैरने लगी। एक कर्मचारी के हाथ में डिब्बा गिर गया और मैं बस खड़ी रह गई, क्योंकि अचानक मुझे समझ आ गया कि राजमाता मुझे दूर क्यों भेजना चाहती थी। वह नफरत की वजह से नहीं था, वह डर था। डर कि आर्यन अनजाने में अपनी ही सगी बहन से सगाई करने जा रहा था, और डर कि अगर यह सच सामने आया तो दोनों खानदान मिट्टी में मिल जाएंगे। तभी मुझे अपने पेट में एक असहनीय दर्द महसूस हुआ। मैं थोड़ा झुक गई। आर्यन तुरंत मेरी ओर लपका। मीरा, एक और दर्द, इस बार और भी तेज। नहीं, अभी नहीं। मेरी सांस रुकने लगी और तभी मैंने महसूस किया कि मेरे पैरों के पास कुछ गीला सा हुआ। मेरा वाटर बैग फट गया था। आर्यन ने मुझे जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी बाहों में भर लिया। मेरी तरफ देखो, उसने आदेश दिया। उसका अपना चेहरा डर से सफ़ेद था। सांस लो मीला, बस सांस लो। सनाया जमीन पर बैठकर पागलों की तरह रो रही थी, लेकिन आर्यन की दुनिया में मैं सिर्फ मैं थी। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि जिस आदमी से मैं भाग रही थी वही आज मेरी और मेरी बच्ची की आखिरी उम्मीद था। गाड़ी निकालो अभी। आर्यन की दहाड़ ने पूरे शोरूम को हिला दिया। उसके अंगरक्षक जो अब तक बाहर खड़े थे अंदर की ओर भागे। सर, बाहर मीडिया है। उन्हें पता चल गया है कि खुर्राना परिवार के साथ क्या हुआ है। भाड़ में गई मीडिया, आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा। उसने मुझे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। मैंने अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। उसके दिल की धड़कन किसी युद्ध के नगाड़े जैसी तेज थी। महीनों बाद दर्द के बावजूद मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। यह वही विरोधाभास था जिसने मुझे हमेशा आर्यन के करीब रखा था। वह आग भी था और राहत भी। अस्पताल तक का रास्ता किसी धुंधली फिल्म जैसा था। आर्यन ने खुद गाड़ी चलाई, ट्रैफिक की परवाह किए बिना। वह लगातार मेरा हाथ थामे हुए था। बस थोड़ा और मीरा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दिल्ली का वह प्राइवेट अस्पताल 15 मिनट के भीतर एक किले में बदल गया। वर्धन खानदान के वकील, डॉक्टर और गार्ड्स हर तरफ तैनात थे। आर्यन ने मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि लेबर रूम के बाहर भी। वह तब तक खड़ा रहा जब तक डॉक्टर ने उसे जबरदस्ती बाहर नहीं कर दिया। तभी अस्पताल के कॉरिडोर में राजमाता राजेश्वरी वर्धन के जूतों की आवाज़ गूंजी। वह हमेशा की तरह शालीन और बेदाग दिख रही थी, लेकिन उनकी आंखों के नीचे के काले घेरे सच बयां कर रहे थे। आर्यन उनकी ओर घूमा। उसकी आंखों में वह नफरत थी जो सिर्फ अपनों से ही हो सकती थी। तुमने उसे भागने पर मजबूर किया। तुमने मेरे बच्चे को मुझसे दूर रखा। राजमाता ने ठंडी नजरों से उसे देखा। मैंने तुम्हें एक ऐसे पाप से बचाया जो कभी माफ नहीं किया जा सकता था आर्यन।
अगर सनाया के पिता के साथ मेरे उन पुराने रिश्तों का सच सामने न आता तो आज तुम अपनी ही बहन का हाथ पकड़कर मंडप में बैठे होते। क्या तुम चाहते थे कि वर्धन खानदान का नाम इतिहास के सबसे गंदे पन्नों में लिखा जाए? और मीरा, आर्यन ने चिल्लाकर पूछा, उसके अकेलेपन का क्या? अगर उसे कुछ हो जाता तो? राजमाता की नजरों में पहली बार थोड़ी नरमी आई। वह धीरे से रेबल रूम के शीशे की ओर बढ़ी। मैं जानती थी वह बनारस में है। मैं उस पर नजर रख रही थी। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि वह तुम्हारी इस जहरीली दुनिया से दूर रहे। घंटों बाद लेबर रूम के सन्नाटे को एक तीखी और प्यारी चीख ने तोड़ दिया। मेरी बेटी का जन्म हुआ था। जब नर्स ने उसे साफ करके आर्यन के हाथों में दिया तो मैंने उस आदमी को टूटते देखा जो कभी नहीं झुकता था। आर्यन अपनी बेटी को ऐसे देख रहा था जैसे उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज देख ली हो। उसकी आंखों से आंसू गिरकर बच्ची के गुलाबी गालों पर पड़े। यह कितनी छोटी है, वह हकलाया। मैंने धुंधली नजरों से उसे देखा और मुस्कुराई। बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी भी होगी। उसने मुझे देखा और मेरे माथे को चूमा। मुझे माफ कर दो मीरा, हर उस चीज के लिए जो मैंने की और जो नहीं कर पाया। अगले 3 महीने भारत के कॉरपोरेट इतिहास के सबसे बड़े उथल पुथल वाले महीने रहे। खुराना परिवार बर्बाद हो गया। सनाया के पिता ने देश छोड़ दिया और सनाया खुद को दुनिया से छिपा कर कहीं गायब हो गई। आर्यन ने अपनी पूरी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी में डाल दिया और अपनी छाया को हमेशा के लिए खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हम अब दिल्ली के उस शोर शराबे वाले बंगले में नहीं रहते हैं। हमने हिमाचल की पहाड़ियों में एक छोटा सा सुंदर घर बनाया था जहाँ कोई गार्ड नहीं था, कोई हथियार नहीं थे। एक शाम जब बर्फ गिर रही थी, आर्यन काफी बड़ा बना रहा था और मैं हमारी बेटी आर्या को सुला रही थी। मीरा, उसने अचानक पूछा, तुम्हें कभी पछतावा नहीं होता कि तुमने वह सब छोड़ दिया? वह दौलत, वह पावर? मैंने उसकी आंखों में देखा। पावर वह नहीं होती आर्यन जो तुम्हारे पास पहले थी। असली पावर इस शांति में है। आर्यन मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा राज था। वह मेरे पास आकर बैठा और उसने मेरे हाथ अपने हाथ में लिया। तुम्हें लगता है कि वह सब कुछ अचानक हुआ था? उस दिन बुटीक में हमारा मिलना, मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। क्या मतलब? आर्यन ने गहरी सांस ली थी। उस दिन मेरी माँ ने खुराना परिवार को तबाह करने का प्लान पहले ही बना लिया था। डीएनए रिपोर्ट उनके पास 1 हफ्ते से थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें उसी दिन उसी समय उस बुटीक में क्यों बुलाया? मेरी आंखें फैल गई। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था। मुझे तो बस एक इत्याद मैसेज मिला था कि वहाँ सबसे सुरक्षित पालने मिलते हैं। आर्यन ने सिर हिलाया। यही तो खेल था। मेरी माँ जानती थी कि मैं वहाँ सनाया के साथ आने वाला हूँ। उन्होंने तुम्हें वहाँ इसलिए भेजा ताकि मैं तुम्हें देखूं, उस बच्चे को देखूं और खुद अपनी जिंदगी के फैसले बदल दूं। वह चाहती थी कि मैं खुद सनाया को छोड़ूं, ना कि उनके दबाव में। मुझे लगा कि राजमाता की शतरंज अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन आर्यन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। लेकिन एक और चीज है जो मेरी माँ भी नहीं जानती। क्या? मेरा गला सूखने लगा। आर्यन ने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला। यह वही डीएनए रिपोर्ट थी। मैंने इसे दोबारा चेक करवाया मीरा। सनाया और मैं, हम भाई बहन नहीं हैं। मैं पत्थर बन गई। क्या? पर उस दिन तो सबने कहा रिपोर्ट। आर्यन की आवाज धीमी हो गई। वह रिपोर्ट फर्जी थी। मेरी माँ ने उसे बनवाया था ताकि वह उस शादी को रोक सके जिसे वह नापसंद करती थी। वह जानती थी कि खुराना परिवार उनके बिजनेस के लिए खतरा बन रहा था। उन्होंने एक झूठ बोला ताकि 2 परिवारों को तबाह कर सके और मुझे वापस तुम्हारे पास भेज सके। मेरी रूह कांप गई। जिस सुकून को मैं सच समझ रही थी वह एक बहुत बड़े झूठ की बुनियाद पर खड़ा था। तो तुमने उसे बताया क्यों नहीं? मैंने कांपती आवाज में पूछा। आर्यन मुझे बहुत करीब खींच लाया। उसकी आंखों में वही पुरानी गहराई थी, लेकिन इस बार उसमें एक अलग सी चमक थी। क्योंकि आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं भी यही चाहता था। मुझे पता था कि रिपोर्ट फर्जी है मीरा। मुझे उस दिन बुटीक में घुसने से पहले ही पता चल गया था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। तुम्हें पता था
और फिर भी तुमने उस लड़की की ज़िंदगी तबाह होने दी। तुमने अपनी माँ का झूठ का साथ दिया। आर्यन ने मेरी आंखों में देखते हुए एक ठंडा सच बोला, जो अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। नहीं मीरा, मैंने अपनी माँ के झूठ का साथ नहीं दिया। मैंने उस झूठ को बनाया था। मेरी माँ को वह डीएनए रिपोर्ट भेजने वाला कोई और नहीं, मैं ही था। मैंने सनाया के पिता के साथ मिलकर अपनी ही माँ को धोखा देने का नाटक किया था, ताकि अंत में अपनी माँ को मजबूर कर सकूं कि वह तुम्हें ढूंढे और वापस लाए। मुझे पता था कि जब तक वह तुम्हें खुद वापस नहीं लाएंगी, वह तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगी। मैंने सनाया का इस्तेमाल किया, अपनी माँ का इस्तेमाल किया और पूरे खानदान की इज्जत दांव पर लगा दी, सिर्फ तुम्हें और अपनी बेटी को वापस पाने के लिए। मैं पीछे हट गई, डर और अचरज के मिश्रण के साथ। तुमने यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया। आर्यन ने धीरे से मुस्कुराते हुए काफी का घूंट भरा। मैंने कहा था ना मीरा, वर्धन खानदान के मर्द बिना तबाह किए प्यार करना नहीं जानते। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मैंने तुम्हें बचाने के लिए बाकी पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। बाहर बर्फ गिरती रही और उस खूबसूरत पहाड़ी घर के अंदर मुझे एहसास हुआ मैं कभी नहीं भागी थी। मुझे हमेशा से वही लाया गया था जहां आर्यन चाहता था। वह आज भी वही शिकारी था, बस उसने अपना जंगल बदल लिया था। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।